गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 37 की ओर चलने की तैयारी है। आओ मेरे साथ बच्चों। यहां आपको गिवन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में आप कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा की बात करें तो बच्चों इसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप फील जरूर कर सकते हैं। ये जज्बात के मसले हैं, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हम बचपन में पढ़ के आए थे बच्चों, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नेचर के होते हैं, इसलिए इनको ट्रीटमेंट सिंगुलरिटी वाला मिलता है। ऑनेस्टी, इसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन ईमानदारी फील होती है सर, इसको यूसीएन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वजह से ये यूसीएन हुआ, इसी वजह से इसका कंसिडरेशन बच्चों सिंगुलर होगा। इस आना चाहिए, आर नहीं आएगा। क्वालिटी, गुणवत्ता की बात करें, दोबारा से एक बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए सिंगुलर कंसिडरेशन हैव नहीं आएगा बच्चों, हैज आएगा। सेम इज द केस विद काइंडनेस, करुणा, लाफ्टर हंसी, ब्रेवरी बहादुरी, विजडम बुद्धिमत्ता, क्लेवरनेस चालाकी चतुराई, इन सारी चीजों को आप बच्चों टच नहीं कर सकते बट यू कैन फील। इसका मतलब ये मामला जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। सिंगुलर 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 सिंगुलर, इसमें प्लूरल वाला ऑप्शन को कर्टेल कर। ये हुआ हमारा बच्चों रूल नंबर 37। एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। रूल नंबर 38, यहां मामला आता है बच्चों जेरन का। जेरन इज बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी व्हेन यूज्ड एज अ नाउन। जब ये नाउन की तरह यूज होता है आईएनजी फॉर्म, इसको हम जेरन कहते हैं। और जेरन का कंसिडरेशन हमेशा सिंगुलर माना जाता है। अगर हम कहते हैं पार्किंग योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट इज आर नॉट अलाउड। आ जाओ मेरे साथ। आपको इस वर्ब का बच्चों सब्जेक्ट ढूंढना है। इसका सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मेरे साथ आ जाओ। हो सकता है गेट इसका सब्जेक्ट हो, लेकिन यहां देखो बच्चों ये क्या है, आप कहेंगे प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद वाला आइटम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये सब्जेक्ट नहीं है भाई। इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए था, हो सकता है ये वाला हो सकता है ये वाला हो, या मैं इसको ध्यान से देखूं तो इन फ्रंट ऑफ अपने आप में एक फ्रेज प्रेपोजिशन है। ये अगर पूरा का पूरा फ्रेज प्रेपोजिशन है बच्चों, तो इसका मतलब ये आइटम ऑब्जेक्टिव केस हुआ। इसका मतलब तुम्हारी गाड़ियां जो है, हो सकता है ये सब्जेक्टिव केस हो। ध्यान से समझना, हो सकता है ये सब्जेक्टिव केस हो, लेकिन असल में सब्जेक्ट कौन है ये आपको बताएगा वर्ब। इसके लिए आपको वर्ब से बात करनी होती है। इज और आर नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है भाई साहब? तुम्हारी गाड़ियां अलाउड नहीं है या तुम्हारी गाड़ियों की पार्किंग अलाउड नहीं है? तो आप कहेंगे सर जो चीज अलाउड नहीं है वो गाड़ियां नहीं बल्कि गाड़ियों की पार्किंग है। तो वर्ब से बात करने पर आपको असल सब्जेक्ट सामने आ जाएगा। तो इसमें केवल ये जो आपको दे रखा है बच्चों, सब्जेक्टिव के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसको मैं कह सकता हूं भ्रम। ये भ्रम है, इसको इंग्लिश में मैं काइमेरा कहता हूं बेटा। ये सब्जेक्ट नहीं है। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो पार्किंग सब्जेक्ट है, जो एक जेरन है। सिंगुलर कंसिडरेशन की वजह से बच्चों आंसर हमारा इज आ जाएगा। यहां लिखा है स्मोकिंग सिगरेट्स इज ऑब्लिक आर इंजूरियस टू हेल्थ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आपको इस वर्ब का चाहिए बच्चों सब्जेक्ट। आओ मेरे साथ। इज ऑब्लिक आर इंजूरियस टू हेल्थ, बोलो इंजूरियस है हेल्थ को, बोलो क्या चीज? अरे सिगरेटों की बात करें, अरे सिगरेटें जो हैं वो हैं, या सिगरेटों को पीना इंजूरियस है? अरे सिगरेट जो आपके हाथ में पड़ी हो वो है इंजूरियस है?
या जिस सिगरेट को पिया जाता है, स्मोकिंग की जाती है, वो इंजूरियस है। तो आप कहेंगे सर यहां पर ये सिगरेट सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन सर ये तो भ्रम है। ये तो भ्रम है जिसको इंग्लिश में हम काइमेरा कहते हैं। काइमेरा कहते हैं। भाई साहब इसका सब्जेक्ट तो ये हुआ। और अगर स्मोकिंग सब्जेक्ट है, एक जेरेंट को सिंगुलर ट्रीटमेंट देने के लिए आपने इस लगाया, आर यहां नहीं आएगा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। भाई साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों साथ में करते हैं। इसका मतलब एक हाथ में जाम और एक हाथ में स्टीयरिंग, दोनों काम साथ में चलाते हैं। भाई साहब बहुत रिस्की है। अगर ध्यान से देखें तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं भाई। और यहां पे लिखा है एक्सीडेंट्स की एक मेजर वजह यही है। अगर इसको एक ही मेजर वजह बताई जा रही है, इसका मतलब दोनों काम को एक साथ करने की बात हुई है। इसका मतलब दोनों जेरन एक टोटलिटी में बात कर कर सिंगुलर रेफरेंस लेंगे। इसमें आर नहीं बच्चों, इज आना चाहिए। ये रूल हमारा जेरन को समर्पित हुआ। एक बार इसका एसएस ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। जेरन हमेशा सिंगुलर कंसिडरेशन रखता है। जेरन के बाद में आता है बच्चों इन्फिनेटिव। जेरन के बाद में अगला रूल आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था। क्या होता है, आओ मेरे साथ भाई। यहां पर आपको इन्फिनेटिव के रूल से वाकिफ करा दें। इन्फिनेटिव का जो रूल होता है बच्चों, यहां पर एक सिंटेक्स तैयार होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नाउन की तरह से यूज होता है। ये नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है। ये नाउन का ही पर्यायवाची हो गया एक तरह से। ये क्या का जवाब देता है, टू प्ले डेंजरस गेम्स वॉज वर हिज पैशन। भाई साहब इसकी वर्ब कौन है, आप कहेंगे वॉज और वर। इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट ढूंढने के लिए भेजो, तो ये कहेगा उसका पैशन है। क्या डेंजरस गेम्स उसका पैशन है, या डेंजरस गेम्स को खेलना उसका पैशन है? जरा पढ़ के बताओ भाई। उसका पैशन था, उसका पैशन था, बोलो क्या, डेंजरस गेम्स या डेंजरस गेम्स को खेलना? आप कहोगे सर उसका पैशन डेंजरस गेम्स को खेलना था। इसका मतलब यहाँ पे डेंजरस गेम्स एक बार दोबारा से काइमेरा बन गया, जिसको अभी अभी आपने भ्रम के नाम से जाना था। अरे हाँ या ना? तो टू प्ले जो इन्फिनेटिव होता है, ये बिल्कुल जेरन की तरह ही ट्रीट होता है। इसको आप हमेशा सिंगुलर कंसिडरेशन मानते हैं। इस लिहाज से उत्तर आपका वॉज आएगा बच्चों, वर नहीं आएगा। इसमें देखो, इज ऑब्लिक आर नॉट अलाउड। इससे प्रश्न किया जाना चाहिए क्या चीज अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो दे रखा है मामला, इन, ये एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद में जो भी आइटम दिया है ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये तो सब्जेक्ट की दौड़ से वैसे ही बाहर हो गया भाई। अब हो गया सिंग सॉन्ग्स। इससे बात करो अलाउड नहीं है। अरे गाने अलाउड नहीं है, या गानों को गाना अलाउड नहीं है? आप कहेंगे सर गाने नहीं, गाना तो यहाँ पे काइमेरा है, इसको तो मैं भ्रम बोलूंगा। और क्या चीज अलाउड नहीं है, गानों को गाना। इसका मतलब ये वाली चीज यहाँ पे सब्जेक्ट बनी बेटा। और अगर यही हमारी सब्जेक्ट बनी, तो बेसिकली ये सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आंसर इज आएगा। लेकिन काइमेरा को देखकर कुछ लोग बहुवचन देखकर आर लगाने की गलती करते हैं। भाई साहब सब्जेक्ट को पहचानना हो तो सबसे पहले वर्ब से जाके बात करो, वो आपको खुद ही बता देगा उसका सब्जेक्ट कौन है। अलाउड नहीं है, स्कूल में अलाउड नहीं है, बोलो क्या, गाने या गानों को गाना? आप कहेंगे गाने गाना अलाउड नहीं है, गाने तो अलाउड है, गानों को गाना अलाउड नहीं है। ये हमारा उत्तर हुआ बच्चों सिंगुलर कंसिडरेशन। एक बार इसका भी एसएस ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट, चलो भाई यहां पर कुछ मिली जुले रूल आते हैं हमारे सामने। अगर मैं सीनरी की बात करता हूं, तो बेटा ये वो चीज है जिसको मैं टच नहीं कर सकता, लेकिन फील कर सकता हूं। मशीनरी की बात करूं, तो ये ग्रुप ऑफ द सेम आइटम्स होकर
मटेरियल नाउन बनाता है। इसका मतलब मटेरियल नाउन है तो बेटा ये अनकाउंटेबल होगा। ध्यान से समझो, ये मटेरियल नाउन है। अगर मटेरियल नाउन है तो ये अनकाउंटेबल नेचर हुआ। सीनरी, टच नहीं देख तो सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा अनकाउंटेबल मानते हैं। इंफॉर्मेशन, सूचना, सूचना को मैं टच नहीं कर सकता, फील तो हो जाती है। इसका मतलब एक बार दोबारा से बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसी फितरत का होता है? अनकाउंटेबल नाउन। यहां दे रखा है बच्चों को ज्वेलरी। अरे ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण। ये क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ द एक जैसे आइटम। ज्वेलरी तो कहीं पर भी पहनी जा सकती है भाई। उन सारे सारे के सारी चीजों को टोटालिटी में हम ज्वेलरी कहते हैं। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया मटेरियल नाउन, जिसकी फितरत एक बार दोबारा से अनकाउंटेबल हुई। फर्नीचर की बात करूं, सेम ट्रीटमेंट। ग्रुप ऑफ द एक जैसे आइटम्स, बेटा मटेरियल नाउन इसलिए अनकाउंटेबल नाउन। पोइट्री की बात करता हूं तो पोइट्री टच नहीं फील यस। अगर इसकी बात करूं तो ये दोनों ही नाउन में आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख दिया बच्चों मैंने, इसका मतलब इसकी फितरत अनकाउंटेबल नाउन हो गई। अल्फाबेट की बात करूं तो ग्रुप ऑफ द सेम आइटम्स, इसको मैं मटेरियल नाउन कैटेगरी में काउंट करूंगा और इस वजह से ये एक अनकाउंटेबल नाउन बना। इसका मतलब जितने भी नाउन हैं वो या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन है और दोनों की फितरत अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हम सिंगुलर रेफर करते हैं बच्चों। इसका मतलब आंसर आने वाला हमेशा हमेशा सिंगुलर आएगा। इस तरीके से ये सत्ता डेवलप हो। इज द पॉइंट क्लियर? ये सारी बातें दो तरह के नाउन को मिला के पूछा जा रहा है और जो भी नाउन दिया है या तो एब्स्ट्रैक्ट या फिर मटेरियल है और इसका मतलब दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नेचर के हैं, इसलिए इनका कंसिडरेशन सिंगुलर होना चाहिए। इसका एसएस ले लीजिए बच्चों। चलते हैं अगले रूल की ओर। चलो यहां पर कुछ बातें दे रखी हैं। यहाँ पर कुछ बातें दे रखी है बेटा, वही रूल है। ये कोई रूल अलग नहीं है, वही रूल है। देखो आप, यहाँ मिल्क दे रखा है जो अपने आप में मटेरियल नाउन है, पहचानना सीखो। फूड की बात करूं बच्चों मटेरियल नाउन है। अगर टी की बात करूं बच्चों मटेरियल नाउन है। अगर कॉफी की बात करूं ये भी मटेरियल नाउन है बच्चों। अगर म्यूजिक की बात करता हूं तो बेटा म्यूजिक क्या है? म्यूजिक जिसको मैं टच नहीं कर सकता लेकिन फील तो होता है। इसका मतलब म्यूजिक यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के दे रहा है। नॉलेज, नॉलेज को मैं टच नहीं कर सकता लेकिन नॉलेज किसी की फील तो होती है। इसका मतलब बेटा ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इलेक्ट्रिसिटी, ये आप इसको छू नहीं सकते लेकिन ये आपको छू जाती है। अरे हाँ या ना? अगर इसको हम देखें तो बच्चों ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ और ऐसे समय पर इन सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन का कंसिडरेशन सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा इसमें कोई दो राय जैसी बात नहीं है बच्चों। आपके सामने इनके उत्तर रेडी हो चुके हैं। ये इससे पहले वाले रूल के कुछ और एक्सटेंडेड एग्जाम्पल्स से कृपया इनको उतार लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम रुक करते हैं आगे की ओर बेटा। उसी रूल को और आगे बढ़ा रखा है भाई यहाँ पर। उसी रूल को और आगे बढ़ा रखा है यहाँ पर। दोबारा समझिए, इसके अंदर यहां दे रखा है ऑक्सीजन बच्चों मटेरियल नाउन हो गया। ये मटेरियल नाउन है। ये फूड की ही तो बात हो रही है बेटा, मटेरियल नाउन है। यहाँ पे नॉलेज की ही तो बात हो रही है। इसका मतलब एक बार दोबारा से बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेट्रोल की बात है, लिक्विड है बच्चों, मटेरियल नाउन है। डस्ट, डस्ट की बात करते हैं तो बच्चों यह एक डस्ट। चाहे तो मैं इसको चाहे तो मैं इसको मटेरियल मान लूं। अरे हाँ या ना? इसका मतलब जो भी वर्ब आएगी इनमें से एक आएगी। वाटर की बात करता हूं तो वाटर बेटा मटेरियल नाउन कैटेगरी की चीज हो गई। लव, ये तो मोहब्बत है, जज्बात का मामला है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देता हूं बेटा। ये सारे कौन से फितरत के हैं? आ जाओ मेरे साथ। अनकाउंटेबल नेचर के। और अनकाउंटेबल नेचर का कंसिडरेशन सिंगुलर होता है। इज 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 इज। अब यहाँ पे देखो बेटा, सिंगुलर वर्ब चाहिए तो वो लगाओ जिसमें एस दे रखा है।
ऐसे यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए तो वो लगाओ जिसमें एस दे रखा है। ये यहाँ से कटा और ये यहाँ से कटा। एक बार इन सारे एग्जाम्पल्स को देख लो, ये उसी रूल के एग्जाम्पल्स फ्लो कर रहे हैं सबके सब। चलो बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेड होता है ये एक मटेरियल नाउन होता है, और मटेरियल नाउन होने की वजह से इसको आप अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अरे हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, ब्रेड के पहले क्या दे रखा है? अ पीस ऑफ। शायद इस ऑफ की वजह से जो एक प्रेपोजिशन है, ये ब्रेड कौन सा केस बन गया? ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब सब्जेक्टिव केस के नाम पर एक ही तो पीस है, और जब एक ही पीस है तो बेटा सिंगुलर आएगा। लेकिन इसको देखो, अगर मैं इसको देखूं केवल तो बेटा ये मटेरियल नाउन है, सिंगुलर आना चाहिए था। लेकिन इसके पहले कौन दे रखा है आपको? प्रेपोजिशन। इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस बोल दिया गया। अरे वर्ब के तार ऑब्जेक्ट से नहीं, वर्ब के तार सब्जेक्ट से जुड़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम पे टू पीसेज है। अब की बार सब्जेक्टिव केस बहुवचन है भाई, आर आना चाहिए। एक्सेप्शन हो गया ये उसी रूल का। चलो भाई, आगे हमने पढ़ा था एक ऐसा कंसेप्ट हमारे नाउन में आया था जिसको हमने कहा था पेयर नाउन। अरे पेयर नाउन ऐसा होता है, जैसे कैंची की बात करूं, जैसे हमने कैंची की बात करी, तो बेटा कैंची एक ऐसी आइटम होता है, कैंची एक ऐसा आइटम होता है जो हर घर में दिख जाता है, मिल जाता है भाई। अरे हाँ या ना? इसकी बात करें तो कुछ ऐसी सी बात हो रही है। इसका मतलब अगर इसको बीच में से काटा जाए तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, इस वजह से पेयर नाउन। और हमने नाउन टॉपिक में पढ़ा था कि पेयर नाउन को हमेशा प्लूरल कंसिडरेशन माना जाता है। अगर ये पैंट्स की बात करें तो बेटा पैंट्स भी शायद कुछ ऐसी ही चीज होती है। इसका मतलब अगर बीच में से काटा जाए तो LHS बराबर RHS। पेयर नाउन, इसलिए पैंट्स एक बहुवचन नाउन हुआ, इसलिए आर आना चाहिए। सिजर सेम ट्रीटमेंट, आर आना चाहिए। इसकी लिस्ट मैंने आपको लंबी लिखवाई थी। हाँ जी, चाहे सिजर्स हो, पैंट्स हो, बायनोकुलर्स हो, शूज हो, उसके अलावा ट्राउजर्स हो, शॉर्ट्स हो, ऐसी सही बातें हमने पढ़ी थी। और इन सभी के साथ हमको ऑलवेज प्लूरल की वजह से प्लूरल वर्ब का कंसिडरेशन ध्यान में रखना होगा बच्चों। चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए बच्चों, यहाँ आप शॉर्ट्स गिवन है। भाई साहब ये तो पेयर नाउन होता है, और पेयर नाउन हमेशा कैसा माना जाता है? आप कहेंगे ऑलवेज प्लूरल। अरे हाँ या ना? इसका मतलब आर और आर आना चाहिए आंसर। लेकिन भैया यहाँ पर एक और चीज दे दी, बोलो क्या? अ पेयर ऑफ, अ कपल ऑफ। ध्यान से समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर ऑफ दे दिया तो बेटा ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसलिए बाइनोकुलर्स को ग्रहण लग गया ऑब्जेक्टिव केस का। इसका मतलब सब्जेक्ट की दौड़ में, इसका मतलब सब्जेक्ट की दौड़ में एक ही तो पेयर है, और जब एक ही पेयर है तो बेटा सिंगुलर आना चाहिए, बहुवचन नहीं आएगा। शॉर्ट्स के साथ तो आर आता है, लेकिन उसके आगे एक फ्रेज दे दिया अ कपल ऑफ, और इस फ्रेज में अगर आपको देखें तो ये प्रेपोजिशन है। इसी वजह से ये आइटम ऑब्जेक्टिव केस बन गया। इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस है। कितने कपल हैं? आप कहोगे सर एक ही तो है। एक ही है तो बेटा अब की बारी आएगा, आर नहीं आएगा। पेयर नाउन का भी यहाँ पे तोड़ खत्म होता है। इस रूल को हमने विस्तार से पढ़ा था नाउन टॉपिक के अंदर। नाउन टॉपिक के अंदर हमने इसको विस्तार से पढ़ा था बेटा। गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, स्टेलेटोज, ऐसे कई आइटम्स इसमें आए थे। ऑलवेज प्लूरल कैटेगरी। चलो भाई, आगे चलते हैं। और अगला जो रूल आता है ये आता है फॉरेन वर्ड्स कैटेगरी से। ये सारी बातें मैं आपसे नाउन टॉपिक में करके आया हूं, भली भांति सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर
हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे नाउन वाली में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा जो डेटा होता है ये एक प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है, एजेंडा एक प्लूरल वर्ड है, मेमोरेंडा एक प्लूरल वर्ड है, फिनोमिना एक प्लूरल वर्ड है, क्राइटेरिया भी प्लूरल हुआ। इसका मतलब मुझे इनका एक वचन भी आना चाहिए। तो बेटा इसका एक वचन बनता है सिंगुलर डेटम। इसका बनता है कौन सा? आप कहोगे सर बैक्टीरियम, उम्मा के नियम से। एजेंडम, ये भी उम्मा के नियम से हुआ एजेंडम। यहाँ मेमोरेंडा या मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, मेमोरेंडम। यहाँ फिनोमिना लिखा है तो बेटा यहाँ फिनोमिनन, फिनोमिनन, फिनोमिनन। यहाँ क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का बना क्राइटेरिया। तो जो भी यहाँ पर लिखे हैं बेटा ये सारे सिंगुलर रेफरेंस हैं और ये सारे प्लूरल हैं। जैसे प्लूरल हैं तो बेटा वो प्लूरल आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको वही कर पाएगा जिनको इन शब्द के फितरत मालूम है, शायद इसी को बहुवचन क्रिया कहते थे। एस लगने पे तो एक वचन हो जाती है। अरे बोलो हाँ। नेक्स्ट आता है फॉरेन वर्ड्स। हमने इसको विस्तार से पढ़ा था टॉपिक को, उम्मा, ओन्ना, उस्सी, इस एस। अरे हाँ या ना? उन सारे टॉपिक को अच्छे से देख लेना, नाउन के अंदर आया था। यहाँ उसका केवल आपको इशारा दिया जा रहा है। इसी रूल को आगे बढ़ाता हूं, इसी रूल को आगे बढ़ाता हूं। यहाँ पर कुछ और भी वर्ड्स हमारे सामने गिवन है, ध्यान से देखो बेटा। रेडियाई, अगर इसका एक वचन ढूंढो तो रेडियस होता है। लोसाई, अरे इसका अगर प्लूरल ढूंढे तो लोकस होता है। सिलेबई, इसका अगर हम सिंगुलर ढूंढे तो बच्चों सिलेबस होता है। इरेटा, इसका सिंगुलर ढूंढे तो इरेटम होता है। स्ट्रेटा, इसका सिंगुलर ढूंढे तो स्ट्रेटम होता है। कुल मिला के ये जो व्हाइट में लिखे हैं बच्चों ये सारे सिंगुलर हैं, और जो येलो में लिखे हैं ये वाले ये सारे प्लूरल होते हैं। प्लूरल की वजह से आपका आंसर प्लूरल आना तैयार होगा बच्चों। इनमें प्लूरल कौन है? तुम तो नहीं हो भाई, तुम हो। वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होता है, नहीं लगता तो प्लूरल होता है। इस तरीके से हमारा वो रूल आगे एक्सटेंड हो गया बच्चों। हाँ या ना? नेक्स्ट। चलो इसको अच्छे से समझो, ये नाउन में भी इंपॉर्टेंट था, यहां भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं बच्चों जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। ये नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं, जिनमें कैटल का मतलब होता है दूध देने वाले जानवर। हिंदी में इनको मवेशी कहते हैं। ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए आर आएगा बेटा, इज नहीं आएगा। इन्फेंट्री, इसका मतलब होता है बेटा सोल्जर्स, सोल्जर्स ऑन फुट, सोल्जर्स ऑन फुट। ये देखो बेटा एस लगा है, इसका मतलब बहुवचन है, इसका मतलब आर आएगा, इज नहीं। ऑक्स, एक बैल को कहते हैं, ऑक्सन एक से ज्यादा हुआ, आर आएगा। अरे भाई चाइल्ड एक वचन होता है, लेकिन चिल्ड्रन तो बारात हुई बहुवचन, इसलिए आर आएगा। पोल्ट्री का मतलब कौन सी घिया? आप कहोगे सर मुर्गियां। अगर मुर्गियों की बात हो, मुर्गियां, अगर मुर्गियों की बात हो तो एक से ज्यादा है। जेंट्री का मतलब किस तरह के लोग रहते हैं, क्लास ऑफ पीपल, किस तबके के लोग रहते हैं, उसको कहते हैं जेंट्री। ऑलवेज प्लूरल। अगर मैं इस ऑफ को देखूं तो ये तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस बन गया, और जेंट्री हमेशा बहुवचन होता है, इसीलिए यहाँ पे आर आ जाएगा। पुलिस, भागो पुलिस आ गई। हाँ जी, भागो पुलिस आ गई, इसका मतलब, इसका मतलब बोले क्या होगा? तो अगर मैं आपके सामने बोलूं, भागो पुलिस आ गई, भागो पुलिस आ गई, इसका मतलब पुलिस अपने आप में बेटा बारात है, अपने आप में बहुवचन नाउन है, इसलिए आर का आना तैयार हुआ। ये बातें मैंने आपको नाउन टॉपिक में भली भांति पढ़ाई थी। आगे चलते हैं बच्चों। ये वाला कंसेप्ट जो आने वाला है, इसको भी हम नाउन का कंसेप्ट कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, आओ मेरे साथ। यहां पर आपको एक प्रेपोजिशन दिया जाता है, और प्रेपोजिशन के इर्द और गिर्द में
एक ही शक्ल के नाउन दिए जाते हैं, इधर भी नाउन, इधर भी नाउन। तो बेटा ये नाउन सिंगुलर और ये नाउन सिंगुलर आता है। प्रेपोजिशन के अगर इर्द और गिर्द में नाउन दिए जाएं एक ही शक्ल के नाउन दिए जाएं तो दोनों नाउन सिंगुलर आते हैं भाई। और इस वजह से अगर आगे कभी वर्ब लगे तो बेटा वो भी सिंगुलर आएंगे। मैन आफ्टर मैन में इस क्वेश्चन को पूरा करता हूं, यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ। मैन आफ्टर मैन इज ऑब्लिक आर इनवाइटेड, इज ऑब्लिक आर इनवाइटेड। अगला देखो, वर्ड फॉर वर्ड इज ऑब्लिक आर कन्वेड, इज ऑब्लिक आर कन्वेड। ये जो लिखा है ना बेटा वर्ड फॉर वर्ड, ये ओडब्ल्यूएस में आता है, जिसको कहते हैं शब्दशः। इसको वर्बेटिम कहा जाता है, वर्बेटिम। वर्ड फॉर वर्ड यानी वर्बेटिम हिंदी में कहते हैं शब्दशः। बिल्कुल हूबहू, वो का वो, जैसा मैडम ने बोला वैसा बच्चे ने बोल दिया, बिल्कुल हूबहू बोला है, इसको वर्बेटिम कहते हैं। वर्ड टू वर्ड नहीं कहते बेटा, वर्ड फॉर वर्ड कहते हैं। यहाँ बच्चा रॉन्ग प्रेपोजिशन यूज करता है, वर्ड फॉर वर्ड कहना सही हुआ। यहां पर भी सिंगुलर, यहां पर भी सिंगुलर, यहां पर भी सिंगुलर, यहां पर भी सिंगुलर। ऐसे ही यहां देखो बेटा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। सिंगर आफ्टर सिंगर हैज ऑब्लिक हैव कम टू परफॉर्म। अगर ध्यान से देखें इस सेंटेंस को तो बेटा ये एक प्रेपोजिशन है जिसके इर्द और गिर्द में एक ही शक्ल के नाउन हैं, दोनों सिंगुलर, दोनों सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब बहुवचन नहीं आएगी। गेम आफ्टर गेम, तो बेटा अगर ध्यान से देखें तो बेटा इर्द गिर्द का खेल चल रहा है। ये प्रेपोजिशन, ये नाउन दोनों सिंगुलर नाउन आएंगे, इसलिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सेम यहाँ पे इस आफ्टर को प्रेपोजिशन बताया गया, ये नाउन ये भी सिंगुलर आता है, ये भी सिंगुलर आता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सेम यहाँ पे आफ्टर दोबारा से प्रेपोजिशन है, ये एक नाउन जो सिंगुलर, ये एक नाउन जो सिंगुलर। जब दोनों तरफ सिंगुलर की हवा है तो बेटा आने वाला नाउन के बाद में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, अपीयर्स हो जाएगा, अपीयर यहां नहीं होगा। उतार लीजिए इसको, एसएस ले लीजिए एक बार। चलिए कुछ स्पेशल नाउन्स के बारे में हम पढ़ के आए हैं नाउन के टॉपिक में। ये जो वर्ड्स गिवन है बच्चों, आर्म्स, सेविंग्स, एरियर्स, थैंक्स, अरे हाँ या ना, एसेट्स और वेजेस, बच्चों ये आपको बताना चाहूंगा ऑलवेज प्लूरल कैटेगरी से आए हुए नाउन है, ऑलवेज प्लूरल कैटेगरी से आए हुए नाउन है। अगर मैं आर्म्स की बात करूं तो इसका मतलब होता है भीख, इसको बहुवचन कंसिडरेशन माना जाता है, इसलिए बेटा बहुवचन क्रिया आएगी। सेविंग्स, इसका मतलब होता है बचत, इसको आप हमेशा सेविंग्स बोलते हैं। अरे जब बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो मोस्टली सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलता है या फिर करंट अकाउंट खुलता है, सेविंग नहीं, सेविंग्स बैंक अकाउंट, बचत। अगर इसकी बात करें तो ऑलवेज प्लूरल हुआ, इसलिए आने वाला टर्म आर होगा। एरियर्स का मतलब होता है कोई राशि जो बकाया हो, उसको एरियर्स कहते हैं। भाई सब बारात हुआ, इसको बहुवचन मानते हैं। धन्यवाद जो दिया जाता है, धन्यवाद, इसको अगर मैं नाउन के सूरत में देखूं तो बहुवचन है बच्चों, इज नहीं आर आएगा। एसेट्स, अगर संपत्तियों की बात करूं बेटा बहुवचन है, इसलिए वर आएगा। वेजेस, वेजेस को मैं दो तरह से ट्रीट करना बताऊंगा, लेकिन अभी अगर देखें तो बेटा वेजेस जो है यहां पर आर आएगा। इसके लिए मैं एक लॉजिक तैयार करता हूं, वेजेस की कहानी सुन लो। इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ वेजेस। वेजेस को दुनिया में दो तरीके से जाना जाता है भाई, एक तो वो वाली बात जो पैसों वाली हो, एक वो वाली बात जो पैसों वाली नहीं हो। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं फाइनेंशियल, फाइनेंशियल टर्म, इसको कहते हैं नॉन फाइनेंशियल टर्म। समझने की कोशिश करो। अगर मैं वेजेस की बात करूं तो इसका मतलब होता है बेटा मजदूरी, और मजदूरी सुबह से शाम काम करने के बाद वर्कर को दी जाती है, और जो भी दी जाती है बेटा मेरे हिसाब से वो मामला रोकड़ का है। अरे मामला रोकड़ का है तो ये हो गया कैश, इसको फाइनेंशियल कह दूंगा। और अगर मैं इसका दूसरा टर्म देखूं तो बेटा जैसा बोगे वैसा काटोगे, इसको कहते हैं किए का फल। और जब कोई व्यक्ति के किए का फल की बात हो, अगर किसी व्यक्ति के किए की फल की बात हो तो बेटा ये आइटम जो है वो नॉन कैश आइटम है, तो इसको हम नॉन फाइनेंशियल मानेंगे।
अगर मामला पैसों का हो तो बेटा वर्ब दो नंबरी, क्योंकि पैसा दो नंबरी। और अगर नॉन कैश हो तो बेटा वर्ब एक नंबरी। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? वेजेस अगर पैसों के लिए काम कर रहा है तो बेटा प्लूरल वर्ब सप्लाई करना। और अगर नॉन पैसों का मामला है कि ये का फल है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो बेटा भरनी की बात करूं तो इसका मतलब नॉन कैश, और नॉन कैश के साथ आप वर्ब सिंगुलर लेते हैं। तो यहाँ पे वेजेस पे की जाती है कैश में, इसका मतलब मामला तो बेटा रोकड़ का है, रोकड़ को बहुवचन मानना है, ऐसा वेजेस बहुवचन। अगर वेजेस दूसरा वाला आ जाए तो क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो बेटा, द वेजेस ऑफ द वेजेस ऑफ सिन इज ऑब्लिक आर डेथ। हूबहू यही का यही क्वेश्चन उठ के कई बार एग्जाम में आया है। इसका मतलब जो सिन होता है पाप, इसकी जो मजदूरी नहीं, इस पाप का जो आपको फल मिलता है वो मौत के रूप में मिलता है। तो किए के फल के रूप में आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये नॉन कैश आइटम है, इसलिए इज आना चाहिए, इसलिए यहां पर इज आना चाहिए। तो वेजेस की वजह से कई लोगों का पेपर खराब होता है भाई। केवल देखना है इज इट कैश, इज इट कैश आइटम और नॉन कैश आइटम। कैश हो तो दो नंबरी और नॉन कैश हो तो एक नंबरी। आगे चलता हूं बच्चों। अब देखो आ ही गया ना वो, देखो वो आ गया। कौन है वो? कौन है वो? कहां से वो आया? अब देखो बेटा, ये वाला वेजेस क्या है? वही तो वाक्य है। इसका मतलब यहाँ पे किए के फल की बात हो रही। अगर यहाँ पे किए का फल गिवन है तो बेटा ये तो नॉन कैश आइटम है, और नॉन कैश आइटम है तो इसको सिंगुलर मानो, इसलिए यहां पर इज लगा दो। समाचार की बात करूं तो बेटा ये, अरे समाचार क्या होता है? समाचार वो होता है जिसको मैं छू नहीं सकता लेकिन फील तो करता हूं। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेचर का है तो इसमें कोई बताने और कहने की जरूरत नहीं बेटा, सिंगुलर रेफरेंस। अरे हाँ या ना? अगर यहाँ पे इनिंग्स के आगे एन लग रहा है तो बेटा इनिंग्स एक ही है, और एक ही है तो बेटा इज आता है। इनिंग्स, ऐसे एथिक्स जीवन के मूल्य, अगर मूल्यों की बात करूं तो बेटा ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है, डिमांड्स आएगा। समन्स की बात करूं तो बेटा ये हैज आएगा। याद रख लेना, अगर मैं समन्स कह रहा हूं तो ये सिंगुलर होगा। अगर मैं अगर मैं समन्सेस कह रहा हूं तो ये प्लूरल होगा। समन्स, ये कोर्ट के द्वारा जो बुलाया जाता है, आ जा रे आ जा, लहरा के आ जा, इसको कहते हैं हम लोग समन्स। तो जब कोर्ट कचहरी से बुलावा आता है किसी एक व्यक्ति को तो समन्स आ गए, और कईयों को बुलाया तो समन्सेस आ गए। और समन्स आया तो बेटा इसको सिंगुलर मानना है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। अरे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और समन्सेस हो तो बेटा वर्ब कैसी आएगी बोलो? वर्ब कैसी आएगी बोलो भाई, प्लूरल। अरे हाँ या ना? चलो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। कभी कभी आपको वर्ब के पहले एक पूरा का पूरा क्लॉज दे दिया जाता है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं भाई, मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूं। नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड, इन्फिनिटिव और क्लॉज। व्हाट ही आंसर्स, ये एक क्लॉज हुआ। और अगर एक ही क्लॉज है, अगर एक ही क्लॉज सब्जेक्ट बन के आया है तो बेटा इसको सिंगुलर मानते हैं। अरे हाँ या ना? ये क्या है? आप कहेंगे सर ये भी एक क्लॉज है, ये भी क्लॉज, ये भी क्लॉज। बेटा एक ही क्लॉज है तो सिंगुलर मानो, यहाँ इज यहाँ वॉज लगा दो, आंसर तैयार हुआ। याद कर लो इस बात को, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही क्लॉज हो, सिंगुलर रेफरेंस, ऑलवेज सिंगुलर। तो व्हाट ही आंसर्स इज नॉट करेक्ट। व्हाट शी नीडेड was not a big house but a small cottage। उतार लीजिए भाई। चलिए, कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि किसी सेंटेंस में आपको बेटा क्लॉज नंबर वन गिवन हो और एक कंजंक्शन दिया हो एंड नाम का। कौन से नाम का?
एंड नाम का कंजंक्शन हो और उसके बाद गिवन हो क्लॉज नंबर 2। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट बन के आ गए। जरा गिन के बताओ कितने क्लॉज हैं भाई। हाँ जी, गिन के बताओ भाई। क्लॉज 1 और क्लॉज 2। रामलाल, कितने क्लॉज हैं? आप कहोगे सर 2 क्लॉज हैं। अगर दोनों क्लॉज सब्जेक्ट बन के आए हैं तो बेटा फिर ये मामला बहुवचन की अदालत का तैयार होगा। एक ही क्लॉज होता, अगर ध्यान से समझो, अगर एक ही क्लॉज आता अगर एक ही क्लॉज आता तो बेटा इसका वर्ब सिंगुलर होता। लेकिन यहाँ 2 क्लॉज किससे जुड़ रहे हैं बोलो? एंड से जुड़ रहे हैं। याद कर लो, अगर 2 क्लॉज, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अगर एंड से जुड़ेंगे तो बेटा ये दोनों के दोनों प्लूरल रेफरेंस लेके बहुवचन क्रिया की ओर अग्रसर होंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल तैयार है बेटा, ये लो। कारण क्या है? इधर एंड गिवन है, ये दे रखा है व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज। क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2, 2 क्लॉज सब्जेक्ट बन के आएंगे तो बहुवचनम शरणम गच्छामि। ये उत्तर आएगा हमारा बच्चों। एक बार इसको समझ लो लॉजिक को, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया जा चुका है बच्चों। तिमोथी वाला ध्यान से देखो। इंग्लिश में एक चीज होती है जिसको कहते हैं एपोजिशन टू द सब्जेक्ट। एपोजिशन का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो इसको कहते हैं एडिशनल एडिशनल जानकारी एडिशनल जानकारी अबाउट द सब्जेक्ट। मैंने कहा एडिशनल जानकारी अबाउट द सब्जेक्ट। भाई फिल्म का हीरो कौन है? तिमोथी। हाँ जी, नाम तो साउथ इंडिया का लग रहा है, तिमोथी। अगर इसकी बात करें तो ये सब्जेक्ट लग रहा है। उनका सबसे छोटा बेटा उनका सबसे छोटा बेटा कौन है भाई? आप कहेंगे सर इसी के बारे में जानकारी है। तो भाई जानकारी है तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है। इसको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन कह सकता हूं। इसको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन कह सकता हूं बच्चों। इसका मतलब ये एपोजिशन है। लेकिन मुझको एपोजिशन को मेन सब्जेक्ट नहीं मानना। भाई एपोजिशन तो आपको सब्जेक्ट की जानकारी देता है महज। इसका मतलब कर्ता धर्ता तो शुरुआत में बैठा तिमोथी। तिमोथी का चेहरा देखो और इसको देखकर इस लगाओ, काम पे जाओ। अब बताओ यू, गरीब आदमी के बेटे। इसका मतलब जो तुम हो ये तो सब्जेक्ट हो गया बच्चों। और तुम्हारे बारे में अतिरिक्त जानकारी क्या है? तुम एक गरीब आदमी के बेटे। तो तुम गरीब आदमी के बेटे अगर बोला तो काम कौन कर रहा है भाई? यू। इसका मतलब मेन कर्ता धर्ता सब्जेक्ट है। ये क्या है? इसको कहते हैं आप एडिशनल इसको आप कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये कभी सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट की जानकारी होता है। तो यू का चेहरा देखकर आर आना चाहिए भाई। यू आर गेटिंग लिटिल वेजेस, ऐसा। इधर देखो बेटा, आए यानी मैं कौन हूं? एक भारतीय नागरिक। इसका मतलब ये जो भारतीय नागरिक हूं, ये शायद मेरी ही अतिरिक्त जानकारी है। और इसलिए जो कर्ता धर्ता है वो आय है। ये सब्जेक्ट हुआ। इसकी शक्ल देखकर आई के साथ बेटा फील का यूज होता है। आई फील प्राउड। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, याद रखो। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। तो बेटा ये हमारा फील यहां तैयार हुआ। इसको समझो एपोजिशन। एपोजिशन आपको एपोजिशन आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है बेटा। वो खुद मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट की जानकारी मुहैया करवा रहा है। मेन सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा वर्ब क्या है। इंपॉर्टेंट रूल मार्क कीजिएगा इसको। चलो भाई, कुछ ऐसे शब्द हमारी जिंदगी में हैं जो बीमारियां बन के आते हैं। जैसे एक बीमारी का नाम है बेटा एड्स, एक बीमारी का नाम है मीजल्स, एक का नाम है मम्स मम्स एक का नाम है शिंगल्स, एक का नाम है स्किटल्स। ये दोनों के दोनों बेटा चर्म रोग हैं। शिंगल्स और स्किटल्स चर्म रोग हैं दोनों। उसके अलावा बच्चों आ सकता है डायबिटीज मेलिटस। उसके अलावा आ सकता है बेटा रिकेट्स। और ऐसे कोई और भी बीमारी हो सकती हैं जो बाय डिफॉल्ट एस पे खत्म हो रही हैं। लेकिन मुझे अच्छे से इस बात की नॉलेज है कि चाहे एस लग रहा है लेकिन बीमारी तो एक ही है भाई। और बीमारी एक है तो बेटा रिकेट्स,
शायद ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। अरे हाँ या ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाला, शायद इसमें पैर इस तरह से मुड़ जाते हैं, तो इसमें इज आएगा क्योंकि पैर मुड़ जाते हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि बीमारी का नाम और बीमारी तो एक ही है सर, शिंगल्स, बेटा यहाँ पे इज आना चाहिए। हाँ या ना, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कायदा नंबर 49, कुछ खेलों के नाम दिख रहे हैं, तो खेलों के नाम में बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स और एरोबिक्स दे रखा है। गेम तो ताश भी होती है, हाँ जी, जल क्रीड़ाएं भी होती हैं, एक्वेटिक्स भी होता है, भाई सब जिम्नास्टिक्स भी होता है, एरोबिक्स भी होता है, एरोबिक्स भी होता है, ड्रॉप्स भी होता है, डार्ट्स भी होता है, डार्ट्स भी होता है, उसके अलावा चाइनीज चेकर्स, चाइनीज चेकर्स भी होता है भाई, चाइनीज चेकर्स भी होता है। उसके अलावा खेलों की बात करता हूं तो बेटा कार्ड्स हो गया, तो बेटा कंचे तो खेले नहीं, आओ कंचे खेलें, मार्बल्स भी हो सकता है, ऐसा कोई भी खेल हो सकता है, चाहे एस लग रहा है लेकिन खेल तो भाई साहब एक ही है, और भाई साहब खेल एक ही है तो इज आएगा, इज आएगा, इज आएगा। अरे हाँ या ना, ये हमारा खेल कूद को समर्पित रूल था, रूल नंबर 49। और अब हम कुछ करते हैं रूल नंबर 50 की ओर, अर्धशतक की पारी। दुनिया में कुछ ऐसे कंट्री हैं, दुनिया में कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट एस लगता है, जैसे नेदरलैंड्स, जैसे वेस्ट इंडीज, सीशल्स, मालदीव्स। अरे हाँ या ना, वेस्ट इंडीज आ ही गया है, ऐसे और भी कंट्री हो सकते हैं भाई, यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम। चलो ये बताओ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितने स्टेट से मिलकर बना है भाई, आप बताओ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितने राज्यों से मिलकर बना है, बेटा 50। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कितने राज्यों से मिलकर बना है, बेटा 7। यूनाइटेड किंगडम कितने राज्यों से मिलकर बना है, बेटा 4। याद कर लेना, जीके का ये प्रश्न उठ के आता है अक्सर, फिर मत कहना अंग्रेजी वाले सर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। अरे भाई कंट्री में चाहे एस लग रहा है, चाहे एस लग रहा है, लेकिन बेटा कंट्री तो यूनाइटेडली काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इज आना बिल्कुल ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 50 था। अब तक हम पढ़ चुके रूल नंबर 1 से लेकर, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 50 तक पढ़ चुके हैं, और यहां तक की सारी बातों को रिवाइज और रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई मुझे बोले भाई साहब वेजेस, तो मुझे पता है वेजेस दो तरह से होता है, एक पैसों का मामला और एक नॉन पैसों का मामला। पैसों के लिए वह बहुवचन आएगी, नॉन पैसों के लिए एक वचन आएगी। अरे मामले क्रिस्टल क्लियर रटे होने चाहिए भाई साहब। अगर मैं कह लूं आर्म्स तो भिक्षा होती है, ऑलवेज प्लूरल। मैं बोलूं पैंट्स ही तो पेयर नाउन होता है सर, ऑलवेज प्लूरल। मैं अगर कह दूं आपको रेडियाई, तो रेडियाई रेडियस का फॉरेन वर्ड से लिया गया है, ऑलवेज प्लूरल है सर। पुलिस, पुलिस तो भाई हमेशा बहुवचन होता है। न्यूज, न्यूज तो सर फील हो जाती है, टच नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑलवेज सिंगुलर नेचर। हर चीज की कहानी एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे सारे वीडियोस, पहले नाउन टॉपिक उसके बाद प्रोनाउन टॉपिक, ये दोनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और उसके बाद आता है बेटा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मायावी टॉपिक है, सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है कॉमन एरर्स के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम इस टॉपिक को पढ़ने की अभी तैयारी कर रहे हैं, इसमें 1 से लेके 50 नियम पे चर्चा कर ली है, कृपया यहां तक पढ़ के आइएगा। आज की सभा को विराम, कल आपसे फिर मिलेंगे। आवा, थैंक यू सो मच गाइस।